आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट आईएएस में एक बार फिर स्वागत है। हमने अपने पहले एपिसोड में देखा था कि मौर्य वंश का परिचय सम्राट अशोक के अभिलेख और अभिलेखों में हमने शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख का वर्णन किया था। और आज हम अपने दूसरे वीडियो में देखेंगे कि मौर्य वंश सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, सैन्य व्यवस्था क्या थी और सामाजिक व्यवस्था क्या थी। इसके साथ यदि कुछ छूटता है और आपके लिए महत्वपूर्ण होता है तो उसे हम अन्य फैक्ट में समाहित कर लेंगे। चलिए आइए अब सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य वंश सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, जो सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसमें जो सबसे छोटी इकाई थी उसका नाम क्या था? ग्राम। ग्राम से बड़ा गोप होता था और माना जाता है कि गोप में 10 ग्राम मिल करके क्या है, एक गोप का निर्माण करते थे। गोप से बड़ा प्रांत था और प्रांत जो है छोटे छोटे विषयों में बटा था। यानी प्रांत जो है ये विषय से निर्मित होते थे। कई विषय मिलकर के क्या है, एक प्रांत का निर्माण करते थे। और प्रांत से बड़ा क्या था? राष्ट्र। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि सम्राट अशोक की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये अत्यधिक सुदृढ़ थी, व्यवस्थित थी, वैज्ञानिक थी। और इन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई क्या माना? ग्राम। और ग्राम से बड़ा गोप बताते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि 10 ग्राम मिल करके एक गोप का निर्माण करते थे। गोप से बड़ा प्रांत होता था। प्रांत छोटे छोटे विषयों से मिल करके बनता था और प्रांत से बड़ा क्या था? राष्ट्र था। सम्राट की शासन व्यवस्था अच्छी चले इसके लिए एक मंत्रि परिषद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मंत्रि परिषद हुआ करती थी। और कहते हैं कि जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 के अनुपात में थी। कैसे थी? 12, 16 या 20 के अनुपात में हुआ करती थी कि शासन व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए एक मंत्रि परिषद होती थी। और मंत्रि परिषद में 12, 16 या 20 सदस्य हुआ करते थे। और कहते हैं कि सम्राट अशोक का साम्राज्य था, इसमें कुल 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। यह भी आपके लिए क्या है? महत्वपूर्ण है कि सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था में अगर इसका अध्ययन करें शासन व्यवस्था का, तो इसमें कितने प्रांत मिलते हैं? 5 प्रांत मिलते हैं। और जो यह प्रांत था, इसका जो मुखिया होता था उसे कुमार कहते थे। किस नाम से जानते थे मुखिया को? कुमार। यानी कि जो प्रांतों का मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? कुमार कहते थे। और कुमार के साथ साथ इन्हें आर्यपुत्र भी कहा जाता था। एक नाम और मिलता है जिसे कहते हैं राष्ट्रिक। क्या देखते हैं कि इन प्रांतों का जो मुखिया होता था वो क्या है? से कुमार कहते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्यपुत्र भी कहते थे और इसे क्या कहते थे? राष्ट्रिक भी कहते थे। देखिए, ये जो 5 प्रांत थे, हम अगर इनके नाम की बात करें तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण नाम है वो क्या है? उत्तरापथ। पहला महत्वपूर्ण प्रांत का नाम क्या है? उत्तरापथ। और उत्तरापथ की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। दूसरा महत्वपूर्ण प्रांत था जिसका नाम था अवंती। और इसकी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी।
और तीसरा महत्वपूर्ण प्रांत क्या था? कलिंग था। क्या था? कलिंग, जिसकी राजधानी तोसाली थी। और जो चौथा महत्वपूर्ण प्रांत था जिसका नाम था दक्षिणापथ। क्या नाम था? दक्षिणापथ। और जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी? सुवर्णगिरी। और जो अगला महत्वपूर्ण प्रांत था जिसका नाम था प्रासी। क्या नाम था? प्रासी। इसे पूर्वी प्रांत भी कहते थे। प्रासी या पूर्वी प्रांत। और जो इसकी राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। तो हमने क्या बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था में गांव से बड़ा गोप और गोप से बड़ा प्रांत, प्रांत विषयों से मिलकर बना होता था और सबसे बड़ा क्या होता था? राष्ट्र होता था। और 5 प्रांत मिलते हैं। इसके साथ साथ हमने क्या बताया कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। और हमने क्या बताया कि उस समय 5 महत्वपूर्ण प्रांत थे जिसके मुखिया को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। और इसमें जो 5 प्रांत हैं, उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, जिसकी राजधानी तोसाली थी। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और प्रासी, जिसे पूर्वी प्रांत के नाम से जाना गया, और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र के अनुसार बुक कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि जो शीर्षस्थ अधिकारी था, सबसे बड़ा अधिकारी, इसे तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ। और हमने आपको पहले बताया कि प्रांतों का विभाजन किसमें था? विषय में था। और जो विषय का मुखिया होता था उसे विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषयपति। यह भी जानना आपके लिए क्या है? जरूरी है। इसके अलावा जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसे हम लोग क्या कहते थे? ग्राम कहते थे। और जो ग्राम का मुखिया था इसे ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक। और हमने आपको अभी बताया था कि 10 गांव मिल करके क्या बनाते थे? एक गोप का निर्माण करते थे। क्या है? एक गोप का निर्माण करते थे। और यही गोप क्या है? 10 गांवों की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाता था। यह कुछ इस प्रकार की सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था थी कि सबसे बड़े अधिकारी को तीर्थ कहा गया। प्रांत जो विषयों में बटा था, विषयों के मुखिया को विषयपति कहते थे, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। 10 गांव मिलकर एक गोप का निर्माण होता था और यही गोप गांव की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाता था। एक दूसरा विद्वान था मेगस्थनीज। क्या नाम है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने नगरीय प्रशासन का वर्णन किया है। मौर्य साम्राज्य की नगरीय व्यवस्था का वर्णन किया है और क्या बताया है कि नगरीय प्रशासन को संभालने के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। 30 सदस्यीय क्या होता था? मंडल होता था। और इस मंडल के अंतर्गत 6 समितियां बनी थी। और कहते हैं कि प्रत्येक समिति के अंदर प्रत्येक समिति के अंदर 5-5 सदस्य हुआ करते थे।
ठीक है कि नगरीय प्रशासन को संभालने के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल था और इस मंडल में 6 समितियां बनी थी और प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 5। अगर इन समितियों की बात करें तो जो पहली महत्वपूर्ण समिति थी जिसका नाम था उद्योग एवं शिल्पकारों का निरीक्षण। उद्योग एवं शिल्पकारों का निरीक्षण यानी यह उद्योग एवं शिल्पकारों का निरीक्षण किया करती थी। दूसरी जो समिति थी ये किससे संबंधित थी? विदेशियों की देखरेख से संबंधित थी। जो विदेशी आते थे उनकी देखरेख के लिए इस समिति का निर्माण किया गया था। और जो तीसरी समिति थी वह जन्म और मरण यानी जन्म और मृत्यु का विवरण रखती थी। और जो चौथी समिति थी व्यापार एवं वाणिज्य कर की देखरेख के लिए बनी थी। क्या है? व्यापार एवं वाणिज्य कर की देखरेख के लिए बनाई गई थी। और जो पांचवी समिति थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। क्या करती थी? निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और जो अंतिम और छठी समिति बनी थी वह बिक्री कर को, किसको? बिक्री कर को वसूलती थी। तो इस प्रकार कुल कितनी समितियां हो गई? 6 समितियां। उद्योग एवं शिल्पकारों का निरीक्षण, विदेशियों की देखरेख, जन्म मृत्यु का विवरण रखना, व्यापार एवं वाणिज्य कर से संबंधित, और 5वीं निर्मित वस्तुओं के विक्रय से संबंधित, और 6ठी बिक्री कर को वसूलती थी। और प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5-5। और कहते हैं कि जो बिक्री कर था उसका 10वां भाग वसूला जाता था। 10वां भाग टैक्स के रूप में वसूला जाता था। और यह भी माना जाता है कि जो टैक्स नहीं देता था या जो टैक्स की चोरी करता था उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। इतनी कठोर व्यवस्था थी कि जो टैक्स नहीं देता था उसे दंड स्वरूप क्या दे दिया जाता था? मृत्युदंड दे दिया जाता था। इसके बाद हम आते हैं इनकी सैन्य व्यवस्था पर। सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में क्या कहा जाता है कि जो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी था, जो सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, इसे सेनापति कहा जाता था। इसके अलावा युद्ध के समय जो नेतृत्व करा हुआ करता था, सेना का जो नेतृत्व करता हुआ करता था, उसे नायक कहा जाता है। क्या कहा जाता था? नायक। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। एक विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, जिनका नाम है जस्टिन। तो जस्टिन महोदय कहते हैं कि नंद वंश की तुलना में, क्या? नंद वंश की तुलना में मौर्य वंश के पास लगभग 3 गुना से अधिक पैदल सेना थी। कितना? 3 गुना से अधिक पैदल सेना थी। और ये पैदल सेना की जो संख्या बताते हैं वो कहते हैं कि यह लगभग मौर्य वंश में 60,000 तक थी। ये किसका कथन है? किसका मानना है? जस्टिन महोदय का मानना है कि नंद वंश की तुलना में
मौर्य वंश की जो सेना थी यह 3 गुना अधिक थी और इसमें जो पैदल सैनिक थे वो लगभग कितने थे? 60,000 तक। चलिए, सैन्य व्यवस्था के बाद अब हम आते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था का वर्णन बहुत अच्छा मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज कहते हैं कि न्याय व्यवस्था समाज में अत्यधिक मजबूत थी और जो न्यायाधीश था इसे रज्जुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रज्जुक कहा जाता था। इसके अलावा समाज में कहते हैं कि वेश्यावृत्ति प्रचलित थी और जो महिलाएं वेश्यावृत्ति को अपनाती थीं, कोई दबाव नहीं रहता था, वह स्वतंत्र थीं, अपने मर्जी की मालिक थीं और ऐसी महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रूपा जीवा जाना जाता था। रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था। और समाज कुछ वर्गों में विभाजित था। जैसे पहले वर्ग को क्या कहा गया? दार्शनिक वर्ग। दूसरा जो वर्ग था इसे किसान नाम दिया गया था और जो तीसरा वर्ग था इसे अहीर नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? अहीर। इसके अलावा एक और वर्ग था जिसे कारीगर कहते थे। क्या कहते थे? कारीगर। और कारीगर के अलावा समाज में एक वर्ग और था जो सम्मानित वर्ग था जिसे सैनिक वर्ग कहा जाता था। इसके अलावा निरीक्षक और सभासद एक वर्ग और था जिसे निरीक्षक वर्ग कहते थे और निरीक्षक वर्ग के अलावा एक सभासद वर्ग भी था। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि समाज छोटे छोटे वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें सबसे मुख्य कौन था? दार्शनिक था, ये विद्वान वर्ग था। इसके बाद किसान, अहीर, कारीगर यानी जो शिल्पकार होते थे, कारीगर, और इसके साथ साथ सैनिक वर्ग तथा निरीक्षक एवं सभासद वर्ग समाज में पाए जाते थे। और हमने क्या बताया कि मेगास्थनीज ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है और न्याय व्यवस्था अत्यधिक मजबूत थी और न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था और जो स्वतंत्र रूप से महिलाएं वेश्यावृत्ति को अपनाती थीं, ऐसी महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था। इसके बाद आइए हम देखते हैं कुछ अन्य तथ्य हैं, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कहते हैं कि मौर्यों ने कुल 137 वर्षों तक शासन किया है। इनकी शासन करने की समय अवधि कितनी है? 137 वर्ष। इनके शासन काल में कृषि व्यवस्था अत्यधिक मजबूत हुआ करती थी और जो सरकारी भूमि थी उसे सीता कहा जाता था। सीता, ये क्या थी? सरकारी भूमि थी, जिसे किस नाम से जाना गया है? सीता के नाम से जाना गया है। और यह भी इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और कहते हैं कि जो बृहद्रथ था यह इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ था, इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और कहते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग था
185 ईसा पूर्व में। समय अवधि क्या रही होगी? 185 ईसा पूर्व। और इसने जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या कर देता है। क्या कर दिया? हत्या कर दिया है। और हत्या करने के बाद मगध में शुंग वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? शुंग वंश की। और यही शुंग वंश आगे चल करके क्या है? ब्राह्मण साम्राज्य को स्थापित करता है। तो इस प्रकार हमने क्या बताया कि मौर्य लगभग 137 वर्षों तक मगध में शासन करते हैं। और इसमें हमने बताया कि इनके शासन के समय में कृषि व्यवस्था अत्यधिक मजबूत थी। कुछ भूमि जो छूट जाती थी उसे सरकारी भूमि के अंतर्गत रख लिया जाता था आंकड़ों में। और ऐसी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। और यह भी कहा गया है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? बृहद्रथ था। और इसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इसने 185 ईसा पूर्व में छल कपट से बृहद्रथ की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना करता है और मगध पर इसी के साथ ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित हो जाता है। धन्यवाद, नमस्कार। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम फिर अपने अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।